नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम दे दिया है और काफ़ी लोगों का बाकी है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको केवीएस का, केंद्रीय विद्यालय का, मैं आपको कोर्स कराने जा रहा हूं। और ये केंद्रीय विद्यालय का जो कोर्स है मेरे दोस्तों, इसमें मैं आपको पेडागोजी कराऊंगा, जो आपको 40 नंबर का पेडागोजी आपसे पूछा जाता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि मेरे यहाँ ट्रिक और समझा करके दोनों तरीका से और काफ़ी बेटर तरीका से मैं आपको केंद्रीय विद्यालय की तैयारियाँ मैं आपको करा दूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि आज तो शुरुआत है दोस्तों, मैं जो कराऊंगा वो आपको क्वेश्चन बैंक कराऊंगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन बैंक के आप सीटेट हो या केवीएस का एग्जाम हो, कोई भी आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप केवीएस निकालना चाहते हैं दोस्तों, पीआरटी निकालना चाहते हैं केवीएस में, तो आपको क्वेश्चन बैंक करना पड़ेगा। अब भाई क्वेश्चन बैंक को कैसे करें, पेडागोजी को कैसे हल करें, काफ़ी भाई बेटर तरीका से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको सीटेट भी काफ़ी बेटर तरीका से प्रोवाइड कराया हूं। तो डिफिनेट रूप से इसको भी मैं आपको बेटर तरीका से प्रोवाइड कराऊंगा और आपका अच्छा नंबर आएगा। तो भाई शुरू करते हैं, क्योंकि आज शुरुआत था इसलिए मैं इतना आप लोगों को बोला। और केवीएस का पीआरटी के लिए स्पेशल मैं करा रहा हूँ। तो ये आपके स्क्रीन पर प्रथम क्वेश्चन है, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। यहां पे बाधाएं पूछ रहा है, नेगेटिव टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है। भाई क्या लिखा है कि शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं। मेरे दोस्तों, समानता की महत्वपूर्ण बाधा क्या है, बाधा देखना है तो बाधा यह है कि शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर करना। मतलब कि कोई धनिक बच्चा है, कोई गरीब बच्चा है, तो इसमें आप अंतर कर रहे हैं, तो ये बाधा है दोस्तों। ये कभी भी किसी बच्चे के अंदर अंतर नहीं करना है किसी के साथ। ये अगर अंतर करते हैं तो ये भेदभाव में आ जाएगा, इसलिए ये आपका सही हुआ, बाधा है। बी है कि जेंडर असमानता, लिंग भेद करते हैं, तो दोस्तों ये भी बाधा है कि लड़का लड़की, ये सब भेदभाव का जो बना हुआ है, ये भी एक महत्वपूर्ण बाधा है समानता का। सार्वजनिक विद्यालय, दोस्तों सार्वजनिक विद्यालय बाधा नहीं है, क्योंकि उसमें सारे बच्चे उसमें जाते हैं, चाहे वह कोई भी आर्थिक पृष्ठभूमि का हो, या लड़का हो या लड़की हो, तो वहाँ पे जाएंगे, तो ये बाधा का काम नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो यहाँ हमको बाधा खोजना है। तो शैक्षणिक संस्थानों में मानकों में अंतर, दोस्तों ये मानक जो वर्ड है, ये अंतर करना, ये आपका गलत जाता है, तो आपको इसको सही करके आइएगा, ठीक है। तो आपका जो बाधा हो रहा है, आपका ए, बी और डी वाला ऑप्शन जो है वह बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्या चीज का? तो शिक्षा के अवसर में समानता का। तो आपका उत्तर होगा ए, बी और डी। और जिन्होंने ए, बी और डी किया, उन सभी भाइयों का यहाँ पे सही जा रहा है। और दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि आज मेरा पहला क्लास है केवीएस का, मैं सीटेट करा रहा था और काफ़ी लोगों का रिजल्ट बेटर आने वाला है। मेरे यहाँ ऑफलाइन भी क्लास चलते हैं सीटेट का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीटेट में अब की बार जो रिजल्ट आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे यहाँ से कितना रिजल्ट आया है और कितने स्टूडेंट पास किए हैं, तो मैं बताऊंगा आप सभी को। तो आज पीआरटी के लिए स्पेशल क्लास है केवीएस। तो आप लोग सीटेट एग्जाम दे दिए हैं तो केवीएस में लग जाइए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में आपको मौका मिलेगा बहाल होने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर पड़ा हुआ है, और एक बोलता क्या है, नेगेटिव क्वेश्चन। और नेगेटिव क्वेश्चन को नेगेटिव टाइप से हल करेंगे हम लोग। अब भाई अगला क्वेश्चन नेगेटिव है, तो भैया इसको कैसे करेंगे? भाई पूरे दिमाग से लगा देना है, यहाँ पे गर्दा उड़ा देना है ना, ऑपरेशन कर देना है। कोई भी पेडागोजी हो, चाहे वह केवीएस का हो चाहे सीटेट का हो, छोड़ना नहीं है दोस्तों। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। परिपक्व व्यक्ति, जो संज्ञानात्मक रूप से जो व्यक्ति परिपक्व है, उसका गुण कौन सा नहीं? तो मेरे दोस्तों, वह सामाजिक अपेक्षा पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। मेरे दोस्तों, परिपक्व व्यक्ति का यह गुण नहीं है कि समाज में खरा उतरना प्रमुख लक्ष्य है। क्या यही गुण है? आप लोग बताएं, क्या समाज में खरा उतरना यह आपका लक्ष्य है दोस्तों? नहीं दोस्तों, ये लक्ष्य नहीं है, ये बात गलत बोला, तो इसलिए आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। अब भैया अब मैं आपको बताऊं कि ये तो परिपक्व का गुण नहीं है। अब परिपक्व का गुण क्या है, चारों ऑप्शन समझिए, मजा आएगा मेरे क्लास में आपको।
परिपक्वता का गुण क्या है कि वह दुश्चिंता और अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। जो व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, जैसे कि आपकी उम्र जो है वह परिपक्व है आप, तो आप दुश्चिंता, जो चिंता में पड़े रहते हैं उसको आप समझेंगे, और अंतर्द्वंद माने आपके मन में जो द्वंद बैठा हुआ है कि ये करे कि वो करे, अंतर्द्वंद के अपेक्षाकृत मुक्त होता है, ये नहीं चलता है। जो व्यक्ति परिपक्व है उसके अंदर द्वंद हो ही नहीं सकता है मेरे दोस्तों, इसलिए ये आपका सही है, परिपक्वता का गुण है। ठीक है, यहाँ नहीं बता रहा था मैं, आपको उत्तर बताया। परिपक्वता का गुण देखिए, एक गुण ये हुआ। आगे देखिए, वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। जो व्यक्ति परिपक्व है, मेरे दोस्तों मेरी बात सुनिए ध्यान से, आप परिपक्व है तो आप कितना भी तनाव है तो संयम बना करके रखिएगा अपने आप को। जो व्यक्ति परिपक्व है उसका गुण मैं बता रहा हूं, ये याद कर लीजिए, क्योंकि भाई मजेदार चीज है, पकड़ना है। मैं तो भाई ऑपरेशन कर दूंगा चाहे कोई भी पेडागोजी हो, ठीक है। तो संयम बना के रखेगा परिपक्व व्यक्ति। दूसरा बात हो गया। ये तीसरी बात क्या है परिपक्वता का, कि वह विनोद प्रिय होता है, मतलब कि मजेदार तरीका से रहता है, एकदम अच्छे तरीका से, कोई हलचल नहीं, तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। जो व्यक्ति परिपक्व है वह हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा दोस्तों, नेगेटिव दृष्टिकोण रखना सबसे घटिया बात है। तो ये परिपक्वता का गुण हुआ, काफी मजेदार चीज दिया हुआ है, लेकिन परिपक्वता का गुण ये नहीं है कि समाज में खड़ा उतरने का लक्ष्य, ये नेगेटिव था, इसलिए आपका उत्तर ए पड़ गया। चारों ऑप्शन समझाऊंगा आपको, तब आप लोग केवीएस में फाइट कर पाइएगा, क्योंकि केवीएस का एग्जाम थोड़ा सा हाई लेवल होता है। सीटेट से कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरे यहाँ करते हैं कोई हाई लेवल नहीं भाई, मैं सबको बराबर कर दूंगा काट छाट करके। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा भैया, यहाँ पे क्वेश्चन है कि समस्या समाधान के द्वारा अध्यापक में निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है। समस्या समाधान में कौन सा सामने नहीं आता है? मतलब दोस्तों समस्या की स्थिति का निर्माण करना आता है, सामने कौन सा नहीं आता है? तो समस्या की स्थिति का निर्माण करना आता है, समस्या को समझने और परिभाषित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, अच्छी बात है भैया। समस्या को सुनिश्चित प्रावधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। मेरे दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या बोला? समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में, समुचित समाधान ये आपका गलत है। समुचित समाधान आप कोई भी चीज का नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका नेगेटिव बात बोला कि भाई शिक्षक के रूप में सामने कौन सा नहीं आता है भूमिका। तो आपका ये नहीं है कि आप समस्या को समुचित समाधान कराएं, विद्यार्थियों को सहायता करें। मान लीजिए कोई विद्यार्थी मैथ बना रहा है तो आप पूरा का पूरा बना देते हैं, तो क्या उसको मजा आएगा? क्या हेल्प करना हुआ? हेल्प मतलब क्या होता है? जहां पे विद्यार्थी अटकता है वहां पे हेल्प करना। तो ये आपका नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन था, इसलिए आपका उत्तर सी पड़ जाएगा। कक्षा में भय मुक्त, देखिए अगला डी वाला भी देख लीजिए, कक्षा में भय मुक्त वातावरण निर्माण करना। भय रहता तो गलत होता, लेकिन भय से मुक्त है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन नहीं, पॉजिटिव बात हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पाइए। और कैसा लग रहा है क्लास आज का? आज जो मैं केवीएस का करा रहा हूँ, पीआरटी का करा रहा हूँ, बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि भैया क्लास कैसा लगा। क्योंकि मैं आज शुरुआत किया हूँ केवीएस के लिए, ताकि आप लोग तैयारी में लगे रहे, कभी भी आप लोग तैयारी को बंद ना करें, क्योंकि आपका जो माइंड है उससे विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे भी आपको नौकरी लगेगी केंद्रीय विद्यालय में, जब नौकरी लीजिएगा 50,000 आपका महीना शुरुआती होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईपीसी बोलते हैं इसको, निम्नलिखित में किस विचार पर आधारित नहीं है? बताए तो व्यक्तिगत किस पर आधार है, पहले इसको खोजते हैं। तो व्यक्तिगत आधार है कि शिक्षार्थियों की वर्तमान विशेषता जरूरी है, आईपीसी में बोला गया है। उसकी विशेषता क्या है वर्तमान में, मतलब कि वो कितना जानना है ना। प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य है ना, आईपीसी में है। व्यक्तिगत शिक्षा मतलब क्या, कि माने वो क्या लक्ष्य प्राप्त करेगा, वो है। सहकारी अधिगम कार्यनीति की उपयोग है ना, किस प्रकार के वह नीति का प्रयोग कर रहा है अधिगम के लिए,
ये है। लेकिन दोस्तों आईपीसी में ये आपका नहीं है कि योग्यता आधारित पहले सीटेट में भी आप लोग पढ़े होइएगा कि नेगेटिव जाता है और श्रेणीकरण भी नेगेटिव जाता है। तो मेरे दोस्तों ये आपको आईपीसी में शामिल नहीं करेगा। तो वहाँ पे एनसीए पढ़ते थे, राष्ट्रीय पटचर्या पढ़ते थे, लेकिन यहाँ आईपीसी पढ़िएगा। ठीक है, आपका उत्तर डी हो जाएगा। अगला भैया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बच्चे के भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। भाई विद्यालय का देखिए क्वेश्चन क्या बोला, भाषा के समर्थन में विद्यालय समर्थन के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार कौन सा नहीं है। तो पहले देखिए सरोकार कौन सा है विद्यालय का, विद्यालय किसको मानता है, तो उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय ये मानता है, क्योंकि ये आपको केवीएस के लिए केंद्रीय विद्यालय के उच्चारण मानता है। शब्द भंडार एवं परिमाण बढ़ाना, ये आपका परिमाण जो वर्ड है वह नेगेटिव है, और आपका शब्द भंडार बढ़ाना ये आपका नेगेटिव है। ये जो है ना विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है कि आप शब्द भंडारा बनाइए, ये विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है भाषा समर्थता के लिए। तो आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। लेकिन इसका और नेगेटिव पॉजिटिव पक्ष देख लीजिए कि क्या है। तो पॉजिटिव पक्ष है कि भाषा उपयोग और निर्माता की क्षमता जरूरी है, क्योंकि विद्यालय का भाषा के बारे में बोल रहा था, तो सोचना और दूसरे से संवाद करना ये भी जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ाते हैं। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा कि आरंभ के प्राथमिक वर्ष अर्थात कक्षा चौथा तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। बताएं, चौथा क्लास में जब शुरुआत वर्षों में गणित अधिगम हेतु किस प्रकार से आप प्रयास करिएगा, किस प्रकार से प्रयास करने की आवश्यकता है। बताएं, शुरुआत में अगर कहते हैं तो अधिगम कठिनाई का निदान करेंगे। पहले जो भी बच्चा को कठिनाई हो रहा है उसका पहले क्या करेंगे, हम लोग निदान करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपका उत्तर ए पड़ जाएगा। लेकिन शुरुआत में संवर्धित कार्यक्रम को प्रदान नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों संवर्धित माने वृद्धि वाला, शुरुआत कर रहे हैं वृद्धि वाला कार्यक्रम आप प्रदान कर दिए, अधिक वाला तो गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम सक्षमताओं कौशल को पूरा करना, तो आरंभ में ये सब नहीं होता है। आरंभ में भाई पहले कठिनाई का निदान होगा। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। अगला है भैया कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। बताए कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। दोस्तों केवीएस में कंप्यूटर बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो बताए कौन सी विधि नहीं है। दोस्तों अनुशिक्षण माने ट्यूटोरियल आपका है, अनुशिक्षण माने जिस प्रकार से चल रहा है वो है। कवायद या अभ्यास सत्र, ड्रिल अभ्यास एवं प्रैक्टिस सेशन। मेरे दोस्तों कंप्यूटर सहायता में ड्रिल अभ्यास एवं प्रैक्टिस सेशन आता है। अगर कंप्यूटर सेशन में अगर आप ड्रिल अभ्यास नहीं करते हैं तो आप कभी भी कंप्यूटर नहीं सीख पाइएगा। ड्रिल अभ्यास माने एक अभ्यास को 2 बार 3 बार करना, इससे क्या होता है कंप्यूटर व्यक्ति सीख जाता है। इसलिए यहाँ पे ड्रिल अभ्यास सही जाएगा। लेकिन आप सीटेट एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे ड्रिल अभ्यास सही नहीं जाएगा। लेकिन कंप्यूटर की शिक्षा लेना चाहते हैं तो ड्रिल अभ्यास बहुत जरूरी है। प्रतिरूप जरूरी है मेरे दोस्तों, कंप्यूटर के लिए प्रतिरूप जरूरी है। कोई चीज देख करके उसको कंप्यूटर में टाइप करना ही प्रतिरूप कहलाएगा, तो प्रतिरूपण जरूरी है। लेकिन मेरे दोस्तों आंकड़ों की व्याख्या करना यहाँ आपका गलत होगा एवं उसका निष्कर्ष निकालना ये कंप्यूटर के लिए सहायक नहीं होगा। आंकड़ा बच्चों लोगों के लिए नहीं बना हुआ है। आपका उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, क्या कहता है कि भाई किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा क्या है। बताए विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा बताना है मेरे दोस्तों, क्या होगा बताए। तो मेरे दोस्तों कभी भी अगर कहे विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा, तो मैं आपको बताऊं विद्यालय एक प्रकार से क्या है, एक संगठित अनुभव का केंद्र होता है दोस्तों, अनुभव का केंद्र होता है। तो लिखा हुआ है उसका सटीक परिभाषा है विद्यालय पाठ्यक्रम की, आप इसको नोट कर लीजिए कि विद्यालय में संगठित अनुभव का पूर्ण सेट।
संगठित अनुभव का पूर्ण सेट, अनुभव वाला आपका उत्तर सही जाएगा, है ना। तो यहाँ आपका उत्तर सी पर चला जाएगा, याद रखिएगा इस परिभाषा को। अगला है कि बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय की बताए। बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, क्या विषय है मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि विद्यार्थियों के सहयोग की मांग करना, ये बहुस्तरीय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय नहीं है। सहयोग मांग करने के लिए महत्वपूर्ण विषय नहीं है, ये विषय के अंतर्गत नहीं आएगा। विषय के अंतर्गत कौन आएगा भाई? कक्षा में विभिन्न संख्या के लिए 30 से अधिक होना, नहीं दोस्तों। विभिन्न श्रेणी वाले विद्यार्थियों, स्तरों और विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकता को एक साथ पूरा करना। मेरे प्यारे साथियों, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। टीएलए में व्यवस्था आपका नहीं होगा। चलिए, सबसे बेटर आपका सी पर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग जवाब देते चलिए। एक बच्चा अपनी ना मनपसंद किताब लेता है, क्या लेता है? मनपसंद का किताब लेता है। वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में प्रयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। सुनिएगा, मनपसंद किताब लिया, फिर क्या किया? इस कहानी को फिर से कहता है। वह किस प्रकार से, किस चरण पर, किस अवयव को दर्शा रहा है, बताए। तो मेरे दोस्तों, ये जो है ना, फिर कहना तो अपना आप बीती बताना कहते हैं उसको। अगर मनपसंद कोई चित्र ले रहे, किताब ले रहे हैं, उस पर अपनी कहानी बता रहे हैं, तो आप अपनी आप बीती बता रहे हैं, तो उसको बोलते क्या है? आख्यान। नहीं दोस्तों, यहाँ टीचर की बात नहीं हो रहा है। इसको क्या कहते हैं? आपातिक पठन। क्या कहते हैं दोस्तों? मनपसंद कहानी लेकर के उसके चित्र को सुराग के रूप में प्रयोग करके और कहानी को फिर से कहना आपातिक पठन कहलाता है, याद रखिएगा। ये भी नोट करने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि, प्रभावी कब होगा? जब वो अच्छी शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग करे। जरूरी नहीं है कि अच्छा सामग्री का प्रयोग करे तो अच्छा टीचर हो जाएगा, है ना। वह विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में सहायता करे। भाई आप सहायता कर दीजिएगा तो अच्छा टीचर हो जाइएगा। एक बात गलत बोला, अच्छा टीचर होने का लक्षण बताना है। तो अच्छा, एक सेकेंड, वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करेगा। हाँ, बच्चा जब प्रवीण होना चाह रहा है उसमें सहायता करिएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उच्च अंक प्राप्त करने में सहायता कर रहे हैं तो टीचर का गुण ही नहीं बच, आपका सबसे बेटर सी जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन मैं इसको टेढ़ करके सीधा कर दूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है भैया, सुनिएगा कि सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्नलिखित प्रकार वर्णन किया जा सकता है। किस प्रकार आप वर्णन करेंगे मेरे दोस्तों? क्या कहता है? मित्र जितने लोगों को प्रभावित करने की योग्यता। क्या बोला? सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार से वर्णन करेंगे। कैसे वर्णन करेंगे? तो जो परिपक्व है ना दोस्तों, वह व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजन का सामाजिक आवश्यकता एवं उद्देश्य का उच्च समन्वय करता है। ये सबसे बेटर आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुनिएगा, ये मिलान करने वाली बात है, सही चयन करने वाली बात है। चलिए इसको मैं छोटा करता हूं, तब चयन इसका सही से होगा। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, संवेदी प्रेरक अवस्था, आपको पता है ना संवेदी प्रेरक अवस्था, ये आप लोग सीटेट में पढ़े हुएगा और जो लोग सीटेट का पढ़ाई किए हैं उनको पता होगा संवेदी प्रेरक अवस्था। अच्छे से मिलान कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है संवेदी प्रेरक अवस्था, तो आपका हो जाएगा वस्तु अस्थायित्व का गुण, इसमें हो जाता है 0 से 2 वर्ष में संवेदी प्रेरक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों मैं आपको बताऊं, आपका हो जाएगा क्या? अहम केंद्रीयवाद, मतलब वो खुद में लीन रहता है कोई भी काम करने में। मूर्त में क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक में याद रखिएगा दोस्तों, क्या करेगा? वो चिंतन करना शुरू करेगा। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, आकारिक लिखा हुआ यहाँ पे, औपचारिक होना चाहिए। इसमें क्या होता है? औपचारिक में वह होता है गहन आत्मबोध करता है, लेकिन दोस्तों पुनरावृत्ति किसी में नहीं होता है, ये बात याद रखिए। ये फंसाने के लिए वहां पे देगा, ये बात कहीं भी नहीं होता है। तो मिलान कर लीजिएगा आप लोग, क्या दिक्कत है? सभी अवस्था के बारे में मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा कि निम्नलिखित में, एक सेकेंड दोस्तों थोड़ा सा बड़ा करे, निम्नलिखित में कौन सा विकास में अनुवांशिकता के प्रभाव एवं सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? अनुवांशिकता के लिए, अनुवांशिकता तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। मेरे दोस्तों गलत बात,
यह बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। आनुवंशिकता मतलब क्या, गुण ना होना चाहिए, कहाँ जाना आनुवंशिकता से होगा। आनुवंशिकता बाप माताजी का या दादा परदादा का गुण बच्चों में आए, आनुवंशिकता है। तो आनुवंशिकता के बारे में क्या सही जाएगा, यह बात मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जाएंगे, गलत बात। यह बात मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आनुवंशिकता के लिए क्या सही जाएगा कि यह बात मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। मतलब कि आनुवंशिकता से, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ तब समझ में आएगा। जैसे कि कोई बच्चा, किसी का बाप मतारी काफ़ी तेज है, तो यह निर्धारक हो जाता है, यह पता चल जाता है कि ये बच्चा कहाँ तक जाएगा। ना कहते हैं कि ये बच्चा काफ़ी हद तक अच्छा करेगा, है ना। तो ये आनुवंशिकता निर्धारित करता है। तो यही बात बोला है कि इस बात का निर्धारक है, मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, आनुवंशिकता। ठीक है, आप तो समझ में आया होगा ना। तो कोई भी मैं पेडागोजी कराऊंगा ना, उसका ऑपरेशन करके ही छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जा सकता है। बताइए, अधिगम अंतराल की पहचान, मान लीजिए कि आप कोई तैयारियां कर रहे हैं, बीच में रोक गए, तो उसकी पहचान एवं निराकरण कैसे किया जाएगा, बताएं। तो मेरे दोस्तों, कभी भी निराकरण करना है तो आप उपचार करेंगे, तब आप निराकरण कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। मेरे दोस्तों, आप सीख किए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग घबराइए नहीं, जब तक हम रहेंगे तब तक कोई दिक्कत ही नहीं आने देंगे, चाहे वह कोई भी पेडागोजी हो। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा कि आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित किया, माने 5वां क्लास का। अच्छी बात है। इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाया, माने अधिकांश व्यक्ति जो है ना फेल कर गया। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है। मतलब जब फेल कर गया तो आप सप्लीमेंट्री लेना चाहते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति मैट्रिक में फेल करता है उसका सप्लीमेंट्री होता है मेरे दोस्तों। तो अब दोबारा परीक्षा लेनी है तो आप किस प्रकार की परीक्षा लेना पसंद करिएगा, बताइए, आप ही बताइए मेरे दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई स्टूडेंट मैट्रिक में फेल करता है और आप उसका दोबारा एग्जाम लेना चाहते हैं तो आप किस प्रकार का परीक्षा लेना पसंद करेंगे, संकल्पनात्मक की, प्रवीणता की, नैदानिक की, रचनात्मक, बताएं। एक बार फेल कर गया है तो नैदानिक लेंगे, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने सी किया उनका सही जा रहा है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है कि प्रतीकात्मक उद्दीपक, सुनिएगा, प्रतीकात्मक उद्दीपक के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्नलिखित में किसका परिणाम है। तो प्रतिक्रियात्मक और उद्दीपक के प्रति संवेगी अनुक्रिया जो है वो मेरे दोस्तों अधिगम का परिणाम है। याद रखिएगा, कोई भी चीज के प्रति अगर अनुक्रिया हो रहा है, चाहे वह कोई भी हो, अगर अनुक्रिया हो रही है तो डिफिनिट रूप से अधिगम होगा ही होगा, आप याद कर लीजिए। अब भाई पूछेगा कैसे, तो बिल्ली वाली कहानी सुने होइएगा। घंटी बजती थी, सॉरी कुत्ता वाला, पावलो वाला, घंटी बजती थी, मुंह में लार आता था, ये क्या होता था, अनुक्रिया होना शुरू हुआ, तो उसमें क्या हुआ, अधिगम हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, आपका उत्तर बी पड़ गया। अगला है सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो पुरुष तथा महिलाओं में होनी चाहिए, निम्न में से क्या है, बताएं। सामान्यीकृत विचार माने सब में, जो पुरुष और महिला दोनों में होनी चाहिए वो बताना है। क्वेश्चन समझ में आया ना। तो जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा पुरुष महिला दोनों में होनी चाहिए। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा, सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो पुरुष तथा महिला दोनों में होनी चाहिए, वह जेंडर रूढ़ धारणा होनी चाहिए। चलिए, अब कहिएगा दोस्तों कि ये आपका उत्तर डी पर क्यों गया, मैं आपको बताऊं। महिला और पुरुष में समानता, सामान्यीकृत विचार बताना था, पुरुष और महिला में ये जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा उसके अंदर होता है, अपने लिंग के प्रति, अपने जेंडर के प्रति। आपका उत्तर डी पर जाएगा, ठीक है। अगला है, सुनिएगा,
किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटने का उत्तम तरीका क्या है? बताए क्या बोला क्वेश्चन? तो किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया माने गलत अनुक्रिया कर रहा है, अनुचित कर रहा है अनुक्रिया, उसको निपटना है। जो गलत अनुक्रिया कर रहा है जो विद्यार्थी, उसको निपटने का तरीका बताना है, उत्तम तरीका बताए कैसे निपटिएगा। तो विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना। क्या फिर से बोला बताइएगा? गलत बात। विद्यार्थी को यह बताना कि उत्तम उत्तर गलत है, यह भी बात गलत हुआ। दूसरे विद्यार्थियों से सही उत्तर बताने के लिए कहना। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अनुचित अनुक्रिया कर रहा है तो किसी दूसरे विद्यार्थी से सुनेंगे तो उसके अंदर में हीनता थोड़ा सा शिकार होगा, कहेगा कि हम भी काश बताते तो मेरा भी नाम होता। कुछ तो होता है, व्याख्या करने से कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपका सबसे बेटर आपका उत्तर सी पर चला गया, बहुत अच्छी बात है। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और काफ़ी मज़ेदार सेशन मैं आप लोगों के लिए शुरू कर दिया हूँ केवीएस के पीआरटी के लिए। क्वेश्चन बोला क्या कि सूक्ष्म अध्यापन, माइक्रो टीचिंग, याद रखिएगा सूक्ष्म अध्यापन बोलते हैं, उसका अंग्रेजी है कि माइक्रो टीचिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो डायरेक्ट आंसर पर चलिए, क्योंकि एक तकनीक है, इस तकनीक को आपको याद करना पड़ेगा। सूक्ष्म अध्यापन या माइक्रो टीचिंग ये क्या है मेरे दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि विशिष्ट अध्ययन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु ये किया जाता है। आंसर क्या होगा माइक्रो टीचिंग का? तो विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी। मतलब इससे क्या होगा, शिक्षक की जब तैयारी अच्छा होगा, ट्रेनिंग बेटर होगा, तो उसको कहेंगे माइक्रो टीचिंग। और इससे बच्चा का जो है ना सर्वांगीण विकास करेगा वो टीचर माइक्रो टीचिंग करके। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका सी पर जाएगा। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड के पास शेयर करें कि यहाँ केवीएस पीआरटी के लिए तैयारियाँ शुरू हो गई है। आप लोग सीटेट एग्जाम दे करके आ गए हैं तो आप लोग तैयारियाँ को रोके नहीं, आप केवीएस पीआरटी के लिए तैयारियाँ करते रहें, क्योंकि ये आपका जो है ना आगे का भविष्य निर्माण होगा, आगे बढ़िएगा आप लोग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। भर भर के लाइक ठोकना है आप लोगों को और बताना है कमेंट में कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।